बहुत ही खूबसूरत क्यूट से आपको ये जो रैबिट्स नज़र आ रहे हैं जिनके बारे में मुजम्मिल साहब ने शो में आते ही बता दिया था। फाइनली वक्त आ चुका है कि अब हम उनके बारे में बात करें। वैसे कितने प्यारे लग रहे हैं और कितना रेस्टलेस है वो। रेस्टलेस तो है लेकिन आई विश व्यूअर्स आप इन रैबिट्स को, ये आम जो आपके छोटे जंगली खरगोश पाए जाते हैं उस तरह के नहीं है, देखने में बहुत बड़े 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 मोटू मोटू से बड़े प्यारे प्यारे से हैं ये। अच्छा, इसको सिर्फ आप एक ऑर्नामेंटल टाइप पेट के तौर पे नहीं रख सकते, आप इससे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो खरगोशों से और इनकी फार्मिंग से आप कर सकते हैं, जिसके अंदर बिजनेस फोर फ्रंट पे है और वो बिजनेस दोनों तरफ हो सकता है। एक तरफ खुराक की इंडस्ट्री में भी हो सकता है और दूसरी तरफ एज पेट्स भी आप इसको रख सकते हैं। अब इनकी जो कि नस्ल की अफजाइश है वो किस तरह से होती है, इनकी नशोनुमा किस तरह से की जाती है, इनके ब्रीडिंग साइकिल्स क्या होते हैं, इनको किस तरह से पाला जाता है और पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो फार्म है जो ऑपरेट करना शुरू हुआ और किस तरह से हम लोग रैबिट फार्मिंग में अब आगे उभर के आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मार्केट क्या है और इसके गोश्त के अंदर अगर फूड की तरफ बात करें तो ग़िज़ाइयत किस तरह की है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने कभी नहीं खाया और जितना क्यूट जानवर ये है मेरा खाने का शायद इसको सही बात है। इसको देखकर मुझे यही एहसास हो रहा था, लेकिन अभी तक जो हमें पता चला है कि इसके अंदर, इसके गोश्त के अंदर कौन कौन सी ग़िज़ाइयत मौजूद होती है ये बता देते हैं। इसके अंदर कम चिकनाई होती है, ज़्यादा प्रोटीन पर ये मुश्तमिल होता है। तो जितने भी लोग जो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि उनका प्रोटीन पूरा होना चाहिए उनके वजन के हिसाब से, डेफिनेटली वो ऑप्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन को। इसके साथ साथ B12 इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुफीद मौजूद होता है, फास्फोरस मौजूद होता है, आयरन मौजूद होता है, पोटेशियम और जिंक जो है उसकी भी वाफिर मिकदार के अंदर मौजूद होती है। तो जनाब अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत बेहतर ऑप्शन है। एट द सेम टाइम अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, रैबिट फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने बुलाया है आज एक ऐसी शख्सियत को जो रैबिट फार्मिंग करने के लिए काफ़ी महारत रखते हैं और आज हमारे साथ स्टूडियोज में भी मौजूद हैं मलिक वकास हमारे साथ मलिक वकास साहब मौजूद हैं। सबसे पहले इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शहजाद बसरा जो हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। वकास साहब, सबसे पहले तो ये बताएं आइडिया आपको कैसे आया कि रैबिट फार्मिंग की जाए? बेसिकली ये आइडिया तो ऑर्गेनिक जो मीट है उसको इस्तेमाल के हिसाब से आया है कि हम जो चिकन इस्तेमाल करते हैं फैमिली में, सबसे पहले तो हर बंदे का कंसर्न उसकी फैमिली है, तो चिकन से उसको अवॉइड करना है और फैमिली को एक हेल्दी डाइट देनी है। तो वो आइडिया करते करते बिजनेस में शिफ्ट हो गया। स्टार्ट एक छोटे लेवल से था और उसमें जब देखा कि इसमें तो बिजनेस का भी बड़ा स्कोप मौजूद है, इंटरनेशनल मार्केट में लोग काम कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा, तो हम क्यों नहीं कर सकते? पर केजी इस वक्त क्या, अगर मैं रैबिट के गोश्त के बारे में देखिए पाकिस्तान के अंदर हम इसका देखें तो ये बहुत ही सस्ती प्राइस पे चल रहा है। 1800 पर केजी इस वक्त इसका मीट जो है वो पाकिस्तान में सेल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन कम है, आगे डिमांड ज़्यादा है, तो उसी एतबार के हिसाब से जो है वो इसका रेट चल रहा है। रैबिट्स ऐसी वैसे रेस्टलेस होते हैं, इधर उधर वो भी कोशिश पूरी कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस देने की। ये आराम से बैठ नहीं सकता, ये आराम से नहीं बैठ सकता। तो वैसे कहा जाता है कि जो चीज़ आप खाते हैं या जिस जानवर का गोश्त आप खाते हैं उसकी ट्रेड्स भी आपके अंदर कहीं ना कहीं, चाहे छोटे लेवल पर हो, तो इंसान खाने के बाद ऐसे रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है। एक्टिव जरूर होता है, काम में एक्टिव होता है वो प्रोडक्ट ने। ज़रा आप अच्छे मल्टीविटामिन वगैरह जब ले लेते हैं, अच्छे न्यूट्रिशन वैल्यू आप लेंगे तो आप एक्टिव भी होंगे, काम में एक्टिव होंगे। और इसी तरीके से बसरा साहब क्या सोचते हैं, उनसे ना पूछते हैं वाकई में ऐसा है या नहीं है? डॉक्टर साहब अभी जैसे बात की है वकास साहब ने कि एक्टिव हो जाता है इंसान खरगोश का गोश्त खाने के बाद, तो हेल्दी लाइफस्टाइल में खरगोश के गोश्त की कितनी वैल्यू है? ये देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें कि जो खरगोश का गोश्त है ना, ये आपको 2 माह का तकरीबन एक खरगोश मिलता है और उसने क्या खाया होता है? सिर्फ मदर फीड, यानी उसने कोई किसी किस्म की और खुराक नहीं ली होती। उसकी तकरीबन सारी खुराक अपनी माँ का दूध पिया होता है और उसकी माँ ने क्या खाया होता है? चारा। अब ये एक बड़ी हैरान कुन सी बात है कि आमतौर पे हमारी कंसर्न होती है कि जितना भी गोश्त हमें मिल रहा है उसमें उनकी फीड अच्छी नहीं है। चिकन के बारे खास तौर पे बहुत लोगों की मिथ हैं, बहुत सारे हकायक भी हैं, गलतफहमियां भी हैं। तो ये एक ऐसा गोश्त है कि जिसमें कोई किसी किस्म की आर्टिफिशियल फीड जो है वो नहीं दी जाती। तकरीबन 80 to 90% सिर्फ चारा माँ खाती है और उसका दूध से बच्चा तैयार हो जाता है। दूसरी चीज, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ना होने के बराबर है और मिनिमम फैट है। तो जो लोग अपने कोलेस्ट्रॉल से या फैट से या कैलोरी से थोड़े परेशान हैं और वो सिलेक्ट करना चाहते हैं कि ऐसा गोश्त जिसके अंदर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ना हो, तो वो रैबिट मीट है, मिनिमम है। बल्कि इवन ये कहा जाता है
कि इससे रैबिट टॉक्सिसिटी हो जाती है कि अगर आप खाली रैबिट का गोश्त खाएंगे तो उसके अंदर फैट ही नहीं है, तो इनबैलेंस ज्यादा प्रोटीन हो जाती है। लेकिन चूंकि हम तो उसको घी के अंदर पका के खाते हैं ना, इसलिए वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा डॉक्टर प्रोटीन की साहब, क्वालिटी माफ, बहुत एक छोटा अच्छी सा सवाल है यहाँ पे मेरा सर, एक छोटा सा सवाल है, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। कीनवा के अंदर जेनेटिक्स और कीनवा की जो ब्रीडिंग है पाकिस्तान के हिसाब से वो भी आपने करवाई, पाकिस्तान में कीनवा फार्मिंग स्टार्ट करवाई आपने, पाकिस्तान के अंदर मोरिंगा और मोरिंगा जैसे सुपर फूड्स की मार्केट बनाई, प्रमोट किया और मेहनत की इसके ऊपर, एक फील्ड पूरी थी जो डेवलप की। अब आप बात कर रहे हैं कि इसमें इतना प्रोटीन है और इतना B12 है कि टॉक्सिसिटी हो जाएगी। कुछ पेयरिंग्स बताएं कि खरगोश का गोश्त अगर खाना चाहते हैं और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ खाना चाहते हैं तो कौन से ऐसे खाने हैं कि जो पकाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं और खरगोश उनके साथ खाया जा सकता है? देखिए, खरगोश की जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, खरगोश के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसका गोश्त इतना आइडियल है, ऑर्गेनिक है, तकरीबन ऑर्गेनिक है कि सब लोग खा सकते हैं, ना यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है ना वो। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ एक मखसूस सेगमेंट है हमारे मजहब में, एक छोटा सा फिरका है कि जो इसको हलाल नहीं समझता। उन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर शोरों का मचाना है इस वीडियो के ऊपर, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए हलाल है। दूसरी चीज ये है कि हम चूंकि हमारे कल्चर में नहीं है, हम चिकन का, बीफ का, मटन की तरह आती हैं कि खरगोश किसी को कहा जाए ना तो वो थोड़ा सा घबराता है कि रैबिट मीट भी खाना है, एज ए पेट तो ठीक है। लेकिन आप अगर इसको दुनिया भर में देखें तो इसकी जो मीट क्वालिटी है वो किसी तौर पे कम नहीं है और इसकी हर डिश बन सकती है। मैंने जब पहली दफा खाया था तो मुझे इसकी फिंगर फिश जैसे मछली की होती है ना, इस तरह मुझे खिलाया गया था, तो वो फ्राइड था, तो मुझे नहीं पता था। वो कहते बसरा साहब, अब देखें, मुझे यहाँ पर एक मसला हो गया आपकी सारी बातें सुनने के बाद, वो ये कि मैंने आज तक क्यों ट्राई नहीं किया है। तो कौन कौन सी डिशेस बन सकती हैं? मैं आपके पास वापस आती हूँ कि कैसे, क्या हम इसकी बिरयानी भी बना सकते हैं, कढ़ाई भी बना सकते हैं या नहीं। लेकिन वकास साहब से थोड़ा सा बिजनेस एस्पेक्ट जो है ना उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोग नए नए एवेन्यूज तलाश कर रहे होते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कौन सा बिजनेस करें। अगर एक ऑप्शन मौजूद है तो उसकी डिटेल्स हम डेफिनेटली आपको दे सकते हैं। हमें नजर आ रहा है 3 तरह के आप रैबिट्स लेकर आए हैं। पहले तो मैं ये चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बता दीजिए कि इनकी अक़साम कितनी ज्यादा हैं, फर्क क्या है। जैसे अब मुर्गी में देखते हैं ना, देसी मुर्गी है या फिर फार्म वाली मुर्गी है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है इन तीनों में? इसके अंदर भी डिफरेंट ये ब्रीड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक तो है कि बिजनेस पॉइंट आपका इसका मीट है, उसके लिए पूरी दुनिया में 3 नस्लें फेमस हैं। एक ये जो सामने वाइट है, न्यूजीलैंड वाइट ब्रीड है, ये ठीक है, ये हाइब्रिड है। ये 6 मंथ में अराउंड 3 to 5 kg वेट जो है जनरेट करती है। ये जो अभी हमारे सामने है ये कितने केजीज का होगा? ये अराउंड 5 kg है इस वक्त। 5 kg का। न्यूजीलैंड वाइट हाइब्रिड है ये बेसिकली। और उसके बाद यूरोप में इसको जो है वो हाइब्रिड मीट के तौर पे जो है वो यूज़ किया जाता है। बाकी जो नस्लें हैं उसमें पूरी दुनिया में तो खैर 40+ इकसाम है, लेकिन पेट पर्पस पर ये पाली जाती हैं। उसमें कुछ जायंट ब्रीड्स हैं, जैसे ये यहाँ नीचे है तो ये जर्मन जायंट ब्रीड है। ये निकाल के थोड़ा सा दिखाए ना, ताकि इसको निकालेंगे तो फिर ये आगे कोई नहीं, हम भी देखें कितना एक्टिव होता है और हमने कौन से वाले ट्राई करना, ज्यादा एक्टिव ना हो जाए। अभी ये रहने दे, अंदर ही रहने दे। ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है जी। तो ये जायंट ब्रीड्स में आता है, तो हर बंदे का अपना होता है कि उसने छोटी ब्रीड्स पेट पालनी है या जायंट ब्रीड पालनी है, ठीक है। तो इसमें छोटी यहाँ पे लाइन ड्वार्फ मौजूद है, ये एज ए स्मॉल ब्रीड्स में पाली जाती है। कुछ बड़ी चीजें पालने का शौक रखते हैं तो वो जायंट ब्रीड्स पे चले जाते हैं। और ये जो डिफरेंट कलर वाला जी, है, ये अमेरिकन चिंचला ब्रीड है। वर्ल्ड वाइड 3 ब्रीड्स मैंने मीट के लिए बताई, एक न्यूजीलैंड वाइट है, एक अमेरिकन चिंचला है और एक थर्ड है कैलिफोर्नियन, ठीक है। ये 3 ब्रीड्स को मीट के लिए पाला जाता है। इनकी FCR बहुत अच्छा है कि ये बहुत जल्दी जो है वो थोड़ी खुराक में बहुत अच्छा जो है मीट जनरेट करते हैं। सबसे ज्यादा फायदेमंद गोश्त जो है सेहत के लिए वो कौन सी ब्रीड का होता है? वो सब ब्रीड्स का गोश्त तो तकरीबन सारे ऑर्गेनिक है, इनकी खुराक एक जैसी है, तो गोश्त के एतबार से तो सबको यूज किया जा सकता है, लेकिन मेन ये है कि कौन सी ब्रीड ऐसी है जो कारोबारी लिहाज से आपको फायदा देती है। अच्छा, कोई जवान अगर अपना फार्म शुरू करना चाहता है तो कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसके लिए जरूरी है? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2.5 लाख से एक छोटे से सेटअप से शुरू किया जा सकता है, और अगर कमर्शियल फार्मिंग पे जाएं तो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट। उसके ऊपर ROI कितना हो जाएगा अगर 2.5 लाख से करेंगे तो? अगर आप 2.5 लाख का सेटअप लगाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 70 से 75 हज़ार रुपया आप हर 2 महीने के बाद उसमें कमा सकते हैं। हर 2 महीने के बाद? हर 2 महीने, यानी कि आपका तकरीबन 3 महीने के अंदर आप उसके बराबर पे पहुंच जाएंगे। ये फर्स्ट टाइम ब्रीड करता है तो जो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो निकालता है। इसने फर्स्ट टाइम ब्रीड करना है तो आपकी इन्वेस्टमेंट निकल आई और 5 साल तक आप इससे ब्रीडिंग लेंगे। अच्छा। एक जानवर से ले सकते हैं, ठीक है। और आपने बताया ये 6 महीने के अंदर
3 से 5 किलो वजन करता है। 3 से 5 किलो का हो जाता है। और वैसे ये तो हाइब्रिड है, जो नेचुरल है उनके बारे में, जो ऑर्गेनिक है जी, वो कितना टाइम लेता है? हमारी जो देसी ब्रीड है बेसिकली वो इसीलिए फार्मिंग के लिए कामयाब नहीं है कि वो 8 महीने में 1 किलो वजन करता है। ओके। और उसमें से जो मीट निकलेगा वो ½ kg है, और उसमें से भी बोन्स निकाल दें तो वो 250 ग्राम ग़िज़ाइयत कैसी होगी? ग़िज़ाइयत इसके बराबर ही है, लेकिन वो थोड़ा सा सख्त जान होता है, तो इस वजह से थोड़ा डिफरेंट आएगा। देसी और ब्रायलर का डिफरेंस आ इनके लिए जाएगा। खुला मैदान होना ज़रूरी है या आप घर में भी कर सकते हैं? देखिए, घर करना आपने केज सिस्टम के अंदर ही है, क्योंकि जो ओपन एरिया है उसके अंदर इसको डिजीज़ लगती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह इसको लगेंगे तो फिर वो फार्मिंग में आपके लॉसेस में चला जाता है। ठीक। जो इसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, आप केज में रखें, उसमें ब्रीडिंग करवाएं प्रॉपर तरीके से। ये वाहिद एनिमल है जिसकी अपनी फास्ट ब्रीडिंग ही इसके लिए नुकसानदेह साबित होती है। अच्छा, ऐसा क्यों? बिकॉज कि ये एवरी 30 डेज जो है बाद जो है वो बच्चे देने की सलाहियत रखता है, तो उसको गैप देना पड़ता है ताकि मादा बच्चों को अच्छे तरीके से मिल्किंग करवाए जी, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम की ब्रीड के लिए अपनी सेहत को भी वो बेहतर करे। तो इसकी फास्ट ब्रीडिंग बेसिकली इसके लिए नुकसानदेह साबित होती है। मेडिसिन्स जो आप यूज़ करते हैं इनको सेहतमंद रखने के लिए, बीमारियों से, इन्फेक्शन से बचाने के लिए? इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड वाइड इसमें कोई भी वायरल डिजीज़ अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई, जिस वजह से कोई इसकी वैक्सीनेशन नहीं है, कोई इसको मेडिकेशन नहीं दी जाती। टोटली ये ऑर्गेनिकली पाला जाता है। और सिर्फ बैक्टीरियल मेडिसन, जो जिस तरह इंसानों में किसी को फ्लू हो गया हल्का फुल्का तो वो आप पैनाडोल देंगे या छोटी मोटी कुछ मेडिसिन 3 to 5 डेज की देंगे। चले, बिजनेस एस्पेक्ट तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगर घर में गोश्त आ गया है खरगोश का, तो उसको किस तरीके से पकाया जा सकता है, इसके लिए दोबारा चलते हैं शहजाद बसरा साहब की तरफ। बसरा साहब जरा बताइए, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कंज्यूम रैबिट मीट? कैसे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा फ़ायदा भी लेंगे और ज़्यादा जायका भी आपको मिलेगा? कैसे पकाएं? देखिए, मैंने इसके ना 3-4 डिशेस ट्राई की हैं और डिस्कस भी की है। सबसे इसकी मजेदार डिश तो वही बनती है कि जैसे आप फ्राइड चिकन बनाते हैं, फ्राइड फिश बनाते हैं, फिंगर फिश बनाते हैं, फ्राइड वन, उससे इसकी स्मेल वगैरह खत्म हो जाती है और किसी को पता नहीं चलता ना, वो बहुत टेस्टी भी होता है। लेकिन जब आप इसको आम, जैसे हमारे यहाँ सब्जी के साथ आम चिकन को या दूसरे गोश्त को बनाया जाता है ना, वहां फिर आपको इसमें कोई लहसुन, अदरक की और बाकी थोड़ी सी मेहनत करके ना इसका फिर टेस्ट बेहतर करना पड़ता है, मगर ना हमारे टेस्ट शायद उसके लिए एडजस्टेड नहीं है। जब इसको हम पुलाव या बिरयानी में डालते हैं तो उसके लिए भी अगर आप रवायती चिकन की तरह पकाएंगे तो आपको इतना मजेदार नहीं बनेगा। लेकिन असल बात यह है कि जब एक चीज आती है तो उसके कुकिंग के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, चीजें होती हैं। हर सब्जी को, हर गोश्त को आप अलग से पकाते हैं, तो अगर आप एक ही तरीके से पकाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। तो आप इसकी बिरयानी भी बना सकते हैं, आम सालन के साथ भी बना सकते हैं, इसकी कामयाबी तभी होगी। अभी तक जो हो रहा है, स्पेशल डिशेस इसकी जो बनती हैं वो डीप फ्राइड ही अभी तक जो होटलों में भी या मखसूस जगह के ऊपर भी यहाँ सर्व किया जाता है। बारबेक्यू कर सकते हैं बसरा साहब? लेकिन जी बारबेक्यू कर सकते हैं? नहीं जी बसरा साहब अभी सुन नहीं पा रहे शायद। मैं पूछ रही हूँ, बारबेक्यू, वो मलाई बोटी, टिक्का बोटी, बिहारी बोटी, ये बना सकते हैं नहीं बना सकते? बारबेक्यू ट्राई नहीं किया, लेकिन अभी तो इसका बारबेक्यू मैंने ट्राई नहीं किया। लेकिन चूंकि जो गोश्त है इसकी सारी डिशें बन सकती हैं, लेकिन आम तौर पे मैंने बताया कि फ्राइड के अलावा बाकी इसके ना अभी आपको टेस्ट कंप्रोमाइज्ड है इसका ना, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। अब स्पेशल डिशेस के साथ जो इसमें जो शेफ हैं, जो स्पेशल कुजीन है, वो थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, बन सकती है। एक्सेप्टेबिलिटी तो माशरे में हो ना पहले। एग्जैक्टली, नई नई तरकीबें जो है ना वो डेफिनेटली वो आपको खुद ही लगानी पड़ेंगी, और बसरा साहब ने बता भी दिया। इन द एंड बिल्कुल ठीक है। चिकन के मुकाबले में अगर इसको कंपेयर करें तो इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है और आयरन भी है, जो दो चीजें हमें बहुत ज्यादा चाहिए। बाकी विटामिन और प्रोटीन तो मिल जाती है, ये दो चीजें कम मिलती है। ज्यादा लोग अनीमिक हैं, तो उसके लिए ये रैबिट जो मीट है ना, ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। अगर आयरन डेफिशिएंसी है किसी को तो वो रैबिट मीट ज़रूर ट्राई करे। इन द एंड कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो रैबिट फार्मिंग के अंदर नहीं करनी है? ये नो गो एरिया, ये बिल्कुल भी नहीं करना, जितने भी देखने वाले हैं जो सोच रहे हैं कि हम रैबिट फार्मिंग करें। देखें, इसके अंदर सबसे जो अहम चीज़ है कि आप जब इसको साफ़ खुराक, साफ़ पानी, साफ़ माहौल, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो इसकी ज़रूरत है। अगर आप वहाँ पर ये चीज़ें कॉन्टेमिनेट करते हैं तो फिर आपका वो बिज़नेस लॉस में जाएगा। ठीक है। कोई भी फार्मर जब काम कर रहा होता है तो इसको डिजीज़ उसी सूरत में पड़ेगी कि ये साफ़ सुथरा रहने वाला जानवर है, इसकी आप सफाई नहीं करेंगे तो ये डिस्टर्ब होगा। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है, जितने भी फार्मर इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
वो इसकी जो खुराक के अखराजात हैं उसको जहन में नहीं रखते। एक बंदे के पास 2.5 लाख रुपया ठीक है जी फार्मिंग में आ गए, लेकिन अगले 3 माह बाद उसको फर्स्ट टाइम जो अर्निंग आनी है, 3 माह के अखराजात वो जहन में नहीं रखते, बाद में पालने के जो एक्सपेंसेस हैं वो बेयर नहीं करेगा, तो वो फिर पैनिक होके भाग जाते हैं कि यार नहीं इसमें तो इसको संभालना 2.5 मुश्किल हो लाख रहा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट और उसके बाद पालने के थोड़े से तकरीबन और 50 से 1 लाख रुपया आप रखें ताकि अगली मैनेजमेंट के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट्स होनी और चाहिए। ब्रीडिंग साइकिल्स में Alright. कितना ब्रेक देना चाहिए? एक ब्रीडिंग आ गई आपके पास, अब 30 डेज यानी कि At least एक 30 ब्रीडिंग days. लेने के बाद 1 महीना इंतजार करें। इंतज़ार करें। 30 डेज़ के लिए तो इसका प्रेगनेंसी पीरियड है, फिर 30 डेज़ के लिए जो है वो इसने मिल्किंग पे रहना है, तो फिर आप इसको मेड करवाएंगे और नेक्स्ट ब्रीड इसकी जो लेंगे। मलिक साहब बहुत Best. शुक्रिया, Thank you. आपने इतने अच्छे तरीके से गाइड किया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे तरीके से आपने इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में गाइड किया। और व्यूअर्स के लिए मैं बताता चलूँ कि अगर आप रैबिट्स लेके आते हैं इसके बाद खाने के लिए लेके आते हैं और आप इस सेगमेंट के बाद लेके आ रहे हैं तो ज़रूर कीनवा के साथ खाइएगा, क्योंकि आयरन और आपके पास B12 और फिर कीनवा की ग़िज़ाइयत मिल के इस चीज़ को करेगी बैलेंस। और जिस तरह नबी करीम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दरमियाना रास्ता जो है वो सबसे बेहतरीन रास्ता है, तो डोंट गो टू एनी एक्सट्रीम्स, दरमियान में रहें, अच्छे रहेंगे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं तो दोबारा मुलाकात होगी।